मेरे इस चैनल पे सुनने वाले सभी श्रोता और दर्शक सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से मेरी कोशिश है कि मैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम में पौने 200 वर्ष, और अभी तो मैंने केवल 90 वर्ष का काल लिया है, इसके बाद इतना ही काल जो अंग्रेजों का और रहा, वो लगभग 1760 के आसपास आ गए थे। 1857 में पहला एक जो संघर्ष हुआ, विधिवत जोरदार संघर्ष, भारतीयों ने जिस ढंग से रिएक्ट किया, अभी मैं केवल 1857 वीर मंगल पांडे की पहली गोली से सुभाष चंद्र बोस के आखिरी आघात तक का 90 साल का ये काल ले रहा हूं। और इस काल के किन लोगों को ले रहा हूं जो असल में वास्तव में देश की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से सर्वस्व निछावर कर गए, से तक ने किया, कुछ भी पाने की चेष्टा निजी रूप में, किसी प्रकार का व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं। मेरी मां स्वतंत्र होनी चाहिए, मेरा देश आजाद होना चाहिए, भारतीय सभ्यता संस्कृति इन फिरंगियों से, विदेशियों से मुक्त होनी चाहिए। ये सब विचार रख के नेक और बुलंद इरादे के साथ निरंतर आगे बढ़ने वाले, अल्प आयु में भी और कुछ समय भरी जवानी के अंदर भी और आखिर तक काला पानी की सजा भुगतने वाले, जिनको हमारे इन तथाकथित इन देशभक्तों को क्या कहना है, वो काले अंग्रेज जिनको सत्ता मिली, उन लोगों ने तो काला पानी की सजा, तुम कल्पना भी करेंगे, ये लीडर एक दिन 1 घंटा तो रह के दिखाए वहां पर, और जिन्होंने जीवन निकाल दिया, केवल उसको इसलिए उस सावरकर को आज याद नहीं किया जाता कि वो आज़ादी के बाद उसको लगता था कि हिंदू हित की भी बात होनी चाहिए। हिंदू हित की बात करना क्या कम्युनलिज्म है? मुसलमान की बात करे, कोई आपत्ति नहीं। क्रिश्चियन हित की बात करे, कोई आपत्ति नहीं। हिंदू हित की बात करता है तो वो संप्रदाय कैसे हो जाता है? वीर सावरकर संप्रदाय कैसे हो गया? अरे ये सारे लोग उनके पांव की मैल भी नहीं बन सकते। एकमात्र स्वतंत्रता संग्राम का ऐसा क्रांतिकारी जिसको 2 आजन्म काला पानी की सजाएं घोषित हुई, देश विदेश में रह करके भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेक क्रांतिकारियों को बनाने वाला, संवारने वाला, गतिशील करने वाला, सक्रिय करने वाला और सर्वस्व लुटा देने वाले क्रांतिकारियों की भूमिका तैयार करने वाला वीर सावरकर, क्रांतिकारियों का महान सम्राट वीर सावरकर। चलिए, सावरकर पर मैंने पहले भी कुछ एपिसोड दिए हैं, कुछ और एपिसोड दूंगा, लेकिन आज हम चले हुए हैं 1857 के आगे। मैंने 1924-25 का कहा कि बाल गंगाधर तिलक के आने से, कांग्रेस की एंट्री से क्या माहौल बदला, क्या परिवर्तन आया। अब आज मैं उन बातों को पूरी तरह से नहीं लूंगा, लेकिन ककोरी के लिए जो प्लानिंग बनी, राम प्रसाद बिस्मिल उसके नेता थे, और जिन 10 साथियों ने ककोरी कांड में भाग लिया, उनका बताते बताते आज मैं पहुंच रहा हूं श्री मनमथ नाथ गुप्त पर। छोटी आयु के मनमथ नाथ गुप्त काकोरी कांड में ट्रेन में उस घटना में पूरी तरह तो शामिल थे उस कांड में, उस केस में, उस डकैती में। आयु कितनी थी उस समय? 13 वर्ष की। 13 वर्ष की आयु वाला ये क्रांतिकारी ककोरी के डकैती कांड में भी इक्वली सबके साथ भाग ले रहा था। और जब तय हो गया था ये अमाउंट
ये राशि कौन कहाँ लेके जाएगा, अल्टीमेट आखिरी उद्देश्य क्या है कि हमको शस्त्र संग्रह करना है। तो ऐसी ही एक दायित्व ऐसा ही मनमथनाथ गुप्त के जिम्मे भी था। शस्त्र खरीद के लिए पैसा उनके पास भी रहेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। जिन क्रांतिकारियों ने उस सारे के अंदर भाग लिया था, उन सब से छोटी आयु का क्रांतिकारी आयु छोटी थी लेकिन बहुत सक्रिय था, एक्टिव था, करंट बड़ा था, इसमें डेप्थ भी बहुत थी, बातें भी बहुत गहरी करता था, एक्शन के लिए भी तैयार रहता था। अब स्वाभाविक रूप से जहां राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर जैसे लोग, राजेंद्र लाहिड़ी जैसे लोग, शचिंदर सन्याल जैसे लोग, सचिंदर बख्शी जैसे लोग, जिनका सबका मैंने इंडिविजुअली वर्णन आपके लोगों के सामने किया है, उन सबके बीच में, उन धुरंधर क्रांतिकारियों के बीच में ये 12-13 वर्ष का अल्पायु का क्रांतिकारी मनमथनाथ गुप्त। इनका जन्म बनारस में 7 फरवरी 1908 को हुआ। मनमथनाथ गुप्त का पिताजी वीरेश्वर गुप्त भी देशभक्त थे, ठीक ठाक देशभक्त थे, बहुत हर प्रकार से इस बच्चे को वो चाह रहे थे कि ये भी उस क्रांति के मार्ग में वैसे ही आगे आए। ऐसी चाहना, इच्छा रखने वाले पिताश्री, जब असहयोग आंदोलन हुआ, असहयोग आंदोलन 1921 में हुआ, उसमें भाग लेने के लिए ये बालक चल पड़ा। वो 1921 में हुआ, यानी उस समय ये 13 वर्ष के थे। मनमथनाथ गुप्त को उस आंदोलन में जाते देखकर पिताश्री ने क्या बोला, थोड़ा उसको टोने के लिए, देखने के लिए कि ये मेरा बालक कहाँ खड़ा है, बोला, मनमथनाथ, तुम जिस असहयोग आंदोलन के लिए जा रहे हो, तुम्हें मालूम है वहां पर गिरफ्तारी भी होगी, पुलिस की पिटाई भी होगी, और पुलिस क्या भयानक व्यवहार करती है, दुर्व्यवहार करती है, बुरी तरह से वो पीटती है, तो वो तुम क्या सब सहन कर सकोगे? कहीं कमजोर तो नहीं पड़ जाओगे? ये मनमथनाथ गुप्त जो उस असहयोग आंदोलन में जाने वाले थे, साथ में कौन थे वहां से? चंद्रशेखर तिवारी, बाद में जो चंद्रशेखर आजाद नाम से प्रसिद्ध हुए, बाद में उन्होंने तिवारी ना कहलवा करके चंद्रशेखर आजाद, मैं आजाद था, मैं आजाद हूं, मैं आजाद रहूंगा। इलाहाबाद के अल्बर्टन पार्क में आखिर में पुलिस के साथ मुकाबले के अंदर खुद अपने आप को समाप्त करने वाला ये महान क्रांतिकारी, उसमें भी था, पकड़ा नहीं गया, ककोरी वाले में। आजीवन ये विलक्षण तरह का क्रांतिकारी था, क्रोध था, क्रोधी था, जोश था, क्रोध भी था, और बहुत कुछ कर गुजरने के बलबले मन में पाले हुए था। और ये असहयोग आंदोलन में जाने वाला ये 13 वर्षीय बालक और पूर्ण रूप से युवा चंद्रशेखर तिवारी यानी चंद्रशेखर आजाद भाग लिया। दोनों की गिरफ्तारी हुई, दोनों पकड़े गए। मनमथनाथ गुप्त ने को 3 महीने का साधारण कारावास देकर उसको मुक्त कर दिया। उन्हीं 3 महीनों में सजा इसको भी, चंद्रशेखर को भी 3 महीने की ही मिली थी। मनमथनाथ गुप्त शायद छोटी आयु का है, इसलिए शारीरिक कष्ट उतने नहीं दिए, लेकिन चंद्रशेखर की तो मार मार कर पीठ लाल कर दी गई, बहुत सारे निशान पीठ पर पड़ गए। चंद्रशेखर की तो खाल मान लो उधेड़ दी गई। इस प्रकार का एक सीन वहां पर, और 13 बैंतों की सजा, 13 बैंत हर रोज उसको पड़ेंगे। चंद्रशेखर आजाद को 13 बैंत और बड़ी बुरी तरह से
सरकार को ये पता चल गया था कि ये जिस दिन विस्फोट करेगा ये अंदर से भरा हुआ है, ये तो न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब से कम इसका विस्फोट नहीं होगा, इसलिए इसको तोड़ो। अब आया हमारे हाथ में, इसके हाथ खड़े करवा दो, पीट पीट के मार मार के इसको अधमरा कर दो, इसके सामने एक टेरर क्रिएट कर दो, आतंक मचा दो कि ये आज़ादी का नाम ना ले सके, भूल जाए भारत माँ की स्वतंत्रता। आगे चलकर ये तीन महीनों के सजाओं के बाद वापिस आए, लेकिन उस समय मनमथ नाथ गुप्त ने कहा था अपने पिताजी को जवाब में, पिताजी जी आप क्या कह रहे हो, मैं सब सोच के जा रहा हूं, और राष्ट्रभक्ति की धारा में आपने डाला है मुझे, उस प्रवाह के अंदर आपने मुझे छोड़ा है, और राष्ट्रभक्ति के आपके दिए हुए संस्कार को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा। पिताजी आप निश्चिंत रहिए, मैं छोटा जरूर हूं, लेकिन जितना समझा हूं, जितना भी कष्ट होगा मैं और तैयार हो जाऊंगा। मेरे लिए तो आयु बहुत बड़ी पड़ी है ना, पता भी चल जाएगा। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल का ये गीत प्रचलित हो चुका था। मैंने पिछले 2 एपिसोड में 2 उनके स्टैंजे औरों के लिखे हुए, लेकिन शुरू की 2 पंक्तियां, 2 लाइनें राम प्रसाद बिस्मिल की ही बोलते हुए मैंने बात आगे बढ़ाई थी। तो इस प्रकार से ये बोलते हुए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, मनमथ नाथ को अपने पिता वीरेश्वर दत्त को बोल करके, पिताजी अंदर मन ही मन देशभक्त थे, वो असली देशभक्त थे। ये नहीं कि बातें देशभक्ति की करेंगे, शिवाजी पैदा तो हो पर पड़ोसी के घर में नहीं। उसको अच्छा लग रहा था कि मेरी पौध, मेरा निर्माण, मेरा जो एक स्वप्न है कि मेरा बेटा ऐसे ही बहुत बड़ा क्रांतिकारी बन के भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए काम करे। अरे वाह, ये तो बहुत छोटा है लेकिन इसकी बातें बहुत बड़ी हैं। पिताजी खुश हुए थे, आ गए थे, सब हो गया था। दोनों चंद्रशेखर और मनमथ नाथ गुप्त गंगा के किनारे एक बार दोनों आपस में फिर मिल गए। दोनों ने आपस में चर्चा की। मनमथ नाथ गुप्त को चंद्रशेखर ने अपनी पीठ भी दिखाई। भयंकर, सबको पता चल गया था कि उसकी बहुत बहुत ज्यादा पिटाई हुई है चंद्रशेखर की। मनमथ नाथ गुप्त ने पूछ लिया कि भी सुना है आपकी बहुत पिटाई हुई है, उसके बाद दिखे नहीं, मिले नहीं, आप दिखाओ जरा। तो अभी तक भी, कुछ दिनों के बाद भी वो निशान, पूरे का पूरा शरीर कई जगहों से लाल हुआ पड़ा था, सोजिश भी अभी गई नहीं थी। ये सारा देख करके चंद्रशेखर ने मनमथ नाथ गुप्त को बोला, आयु में छोटा होने के बाद भी क्या वो चर्चा कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद कहता है कि भाई हम ऐसे ही मार खाते रहेंगे। अब वो कुछ कहलवाना चाहता था मनमथ नाथ गुप्त से, कहने को तो चंद्रशेखर भी कह सकता था, लेकिन वो भूमिका बना रहा था, ये ऐसे मुकाबला कर सकेंगे, हम पिटते रहेंगे, हम ऐसे ही मार खाते रहेंगे, हम ऐसे ही जलील होते रहेंगे, अपमानित होते रहेंगे, हम ऐसे ही कुचले जाते रहेंगे। मनमथ नाथ, ऐसे काम चलेगा क्या? तो मनमथ नाथ गुप्त ने क्या बोला जो चंद्रशेखर चाहते थे। मनमथ नाथ गुप्त ने कहा कि नहीं, अब याचना नहीं, प्रस्ताव से काम नहीं चलेगा। सरकार तो तोपों से, संगीनों से और बंदूकों से हमें कुचलती है, हमारे आंदोलनों को, और हम अब याचना नहीं करेंगे, संघर्ष करेंगे, युद्ध करेंगे। और मनमथ नाथ गुप्त अपनी छोटी आयु में ही हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ, जो शचेंद्र सान्याल ने बनाया था और जिसकी पहली बैठक के अंदर ककोरी की चर्चा हुई थी और राम प्रसाद बिस्मिल ने ये संगठन बनाने में सहयोग किया था, उस हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का सदस्य बनकर और उसी हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ में अलग अलग जो काम सौंपे गए थे,
सैनिक विभाग का, फौजी दस्ते का इंचार्ज रामप्रसाद बिस्मिल को बनाया गया था। अलग अलग जो काम सौंपे गए थे, ये वही संगठन था। इस संगठन के अंदर भर्ती अभी भी जारी थी। पहले ये आयु कम थी, लेकिन ये अब रुकने वाले नहीं थे। ये उस संगठन के सदस्य बन करके और हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ का सदस्य बनने के बाद आगे क्या होता है, क्या करते हैं, ये किस प्रकार से अंग्रेजों को चुनौतियां देते हैं, कैसे कैसे अन्य क्रांतिकारी दलों के साथ ये संपर्क साधते हैं, उस सारे संघर्ष की कहानी हम कल लेंगे दूसरे एपिसोड में। मेरा इतना ही कहना है कि जिन लोगों ने वास्तव में देश की आजादी के लिए तन मन धन सब निछावर कर दिया, आयु बड़ी थी तो आखिर तक लड़ते रहे, जेल में रहे, काला पानी की सजा, आजीवन कारावास, दंड सहित सशक्त मेहनत के साथ और आतंक के साथ और कड़ी सजाओं के साथ भी आजीवन कारावास और काला पानी की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। हम नहीं कल्पना कर सकते कितनी भयंकर सजाएं थी वो। और वीर सावरकर को एक नहीं दो आजीवन कारावास काला पानी के। और वो क्रांतिकारी सम्राट, जो पहला बैरिस्टर, जो भारत में भी और विदेशों में भी जाकर के और 1857 की क्रांति को हाईलाइट करने वाला, 1857 को गदर शब्द से बदल करके स्वतंत्रता संग्राम कहने वाला वो महान क्रांतिकारी वीर सपूत सिर्फ इसलिए कम्युनल हो गया कि उसको लगा कि भाई हिंदू हित कहीं गड़बड़ हो रहा है। और वो हम देख रहे हैं आज भी हिंदू मरता है बंगाल में, जितने मर्जी मर जाए। यूपी का कोई गांव से पलायन करता है तो जो मर्जी हो जाए, कुछ नहीं होता। कश्मीर से निकलता है, कुछ नहीं होता। हिंदुस्तान में केरल के लव जिहाद से लेकर के हिंदुस्तान दुनिया के किसी भी कोने में हिंदू को कुछ भी हो जाए, और भारत का वो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड वो बुद्धिजीवी, वो मोमबत्ती जला के आने वाला, वो अवार्ड वापसी वाला, वो लुटियन गैंग, वो सारे के सारे लोग, और 50, 60, 70 से ये लोग ज़्यादा नहीं है पूरे देश के अंदर, लेकिन एक ही एजेंडा, मोदी को हटाओ। मोदी के आने से पहले उनके खिलाफ थे, मोदी के आने के बाद उनके खिलाफ हैं। अब चलती तो उनकी क्या है, लेकिन दुनिया के अंदर भारत को बदनाम करने में, चिट्ठियां लिखने में गलत वो ये पाप करते रहते हैं। पर मुझे नहीं समझ आती ऐसे तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, नक्सल और अर्बन नक्सल, ये PFI, ISI, ये खालिस्तानी, ये माओवादी और भी बहुत से तत्व जो सामने दिखते हैं, और ये पिटे हुए पॉलिटिशियन जो बिकाऊ माल है। कौन नहीं जानता कि केजरीवाल को हर इलेक्शन के अंदर अरबों रुपया बाहर से आया, और इस किसान आंदोलन में तो चाइना से आया, प्रूव हो गया। और उस सारे के अंदर केजरीवाल का भी बहुत बड़ा एक रोल है। ये सब बातें क्या हमारी एजेंसीज पूरी तरह से दूध का दूध पानी का पानी करके इन दुष्टों को एक्सपोज नहीं कर सकती? और एक्सपोज्ड ऐसे जो लोग हैं, इन सब के खिलाफ सख्त कानून बनाकर क्या इनको जेलों के अंदर नहीं डाला जा सकता? क्या इनको मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता? क्या इन देश के गद्दारों के कलंक को हमेशा के लिए मिटाया नहीं जा सकता? पहले भी हम इन्हीं गद्दारों के कारण गुलाम हुए थे, आज भी ये गद्दार समय समय पर दंडन आते हैं। मुझे लगता है, मैंने हर बार प्रार्थना की है केंद्र की सशक्त सरकार से, मजबूत सरकार से, मजबूत नेतृत्व है। यद्यपि बंगाल के मामले में मुझे बहुत निराशा हुई है। अभी तक बंगाल में हिंदू मारा जा रहा है, उसका संरक्षण, उसकी देखभाल, उसकी चिंता जितनी होनी चाहिए थी इस स्वतंत्र भारत के अंदर और इस नेतृत्व के होते हुए वैसा कुछ नहीं दिख रहा। ये एक एक बात को लेकर के तो हम केंद्र नेतृत्व को कटघरे में नहीं खड़ा करेंगे। बहुत किया है, बहुत कर रहे हैं, हाँ अभी बहुत करना बाकी है, परंतु शरीफ और गरीब को राहत, दोषी को दंड, कानून का शासन, कानून से डर, कानून का डर,
और दो बातें, कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण, ये सारे काम प्रायोरिटी बेस पर 24 से पहले करने होंगे। तभी जो लोग आपके पीछे खड़े हैं, तभी वो देख करके बाकी लोग भी उनके साथ आकर के आपको 303 से 400 तक पहुंचाएंगे। इस देश के प्रजातंत्र के कुछ लाभ हैं, हानियां बहुत हुई हैं, बहुत हानियां हुई हैं, परंतु इसी प्रजातंत्र के शस्त्र से ही आज की समस्याओं से जूझना होगा, मुकाबला करना होगा। उन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने का, उनको स्मरण करने का इस चैनल के माध्यम से, और वर्तमान समस्याओं को, समय समय पर ज्वलंत समस्याओं को लेने का काम मैं आपके सामने कर रहा हूँ। और अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको आप शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।